हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज, जो आपको यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीएसआईआर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में मदद करेगा। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एवोल्यूशंस ऑफ लिबरलिज्म को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग लिबरलिज्म के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले इस वीडियो के कंटेंट को देख लेते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समरी ऑफ एवोल्यूशंस ऑफ लिबरलिज्म को देखेंगे, ताकि आपके सारे पॉइंट रिवाइज्ड हो जाएं। फिर हम लोग की आइडियाज को देखेंगे लिबरलिज्म के। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म को देखेंगे, जिसमें हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म को पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म को, फंक्शनलिज्म को, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म को, रिपब्लिकन लिबरलिज्म को और लियो लिबरलिज्म को पढ़ेंगे। इसके बाद हम अंत में हम लोग रियलिज्म और लिबरलिज्म में तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, ताकि दोनों में क्या की डिफरेंस है वो हमें पता चल सके। तो आइए सबसे पहले इसके एवोल्यूशंस की समरी को देखते हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सेंट अगस्टाइन जो थे, उन्होंने डॉक्ट्रिन दिया था जस्ट वार का। इनका जो जस्ट वार का डॉक्ट्रिन था वो मॉडर्न जस्ट वार से बिल्कुल अलग था। इन्होंने नैतिकता के आधार पे, यानी मोरालिटी के आधार पे वार को जस्ट ठहराया था, और साथ साथ कहा था वार जो होता है वो गॉड्स का कमांड होता है। नेक्स्ट जो थिंकर थे वो इमारस ऑफ रॉटरडम थे। वो वार को अननेचुरल मानते हैं, और उनका कोटेशन था, वार इज डिलाइटफुल टू दोज हु हैव हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ इट। यानी युद्ध उन्हीं लोगों को आनंददायक लगता है या अच्छा लगता है जिन्होंने इसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था। नेक्स्ट थिंकर हमने देखा था जॉन लॉक, जो नेचुरल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देते हैं। उनकी ये इन सब विचार इन्फ्लुएंस करते हैं जो मॉडर्न यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसको, और साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कॉन्सेप्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का, उसको भी प्रभावित इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट थिंकर हमने देखा था डेविड ह्यूम। ये ह्यूमन नेचर्स के बारे में आर्ग्यू करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर्स होता है वो सिंपैथी यानी दया पर आधारित होता है, सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित होता है, स्वहित के बारे में सोचते हैं। और साथ साथ ये इम्फेसिस इस बात पे करते हैं कि जो कॉमर्स होता है यानी ट्रेड और व्यापार होता है, उसके द्वारा शांति स्थापित होती है। उनका मानना है कि ट्रेड से क्या होता है, एक कंट्रीज का या एक नेशंस का दूसरे नेशंस पे डिपेंडेंसीज बढ़ती है। नेक्स्ट थिंकर्स थे ह्यूगो ग्रोसियस, जो फादर माने जाते हैं मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के। ग्रोसियस का मानना था कि जो लॉ और रूल्स होते हैं ये नेचुरल्स होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, नहीं ह्यूमन बीइंग लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉज और रूल्स बनाते हैं, और इसी कारण स्टेट्स के लिए भी ये नेचुरल है। साथ ही साथ ह्यूगो ग्रोसियस थ्री कॉजेस ऑफ जस्ट वार भी बताते हैं। नेक्स्ट थिंकर्स हमने देखा था इमानुएल कांट। इनकी बुक आती है परपेचुअल पीस। ये प्रपोज करते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए एक पीस फेडरेशन की स्थापना करने की बात करते हैं। और ये जो पीस फेडरेशन होगा ये तीन मेन एस्पेक्ट पर आधारित होगा: फ्रीडम ऑफ ऑल ह्यूमंस, ह्यूमन रेशनैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिपब्लिक स्टेट। इनकी जो ये विचार थे ये बाद में थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक जो पीस इस्टेब्लिश हुई थी उसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस किए हैं, उनके विचारों से निकल के आता है। नेक्स्ट जो थिंकर थे वो एडम स्मिथ थे। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी है। इनके जो कॉन्सेप्ट थे वो लेसेस फेरे कैपिटलिज्म का था। इसमें उन्होंने इनविजिबल हैंड्स का भी कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट थिंकर्स डेविड रिकार्डो थे। इन्होंने फॉर्मुलेट किया था थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। बेंथम ये इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी यूटिलिटेरियन फिलोसफर हैं। साथ साथ ये प्रपोज करते हैं कि एक इंटरनेशनल कोर्ट होना चाहिए। तो जो मॉडर्न में इस समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कार्य कर रहा है उसका विचार, उसमें जो तो बेंथम के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रमुख थिंकर्स थे वो वुडरो विल्सन थे। ये अपने 14 पॉइंट स्पीच के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने लीग ऑफ नेशंस जैसे एक ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करने के बारे में बात किए थे। बाद में वो यूनाइटेड नेशंस के भी काफी प्रिंसिपल्स वुडरो विल्सन के प्रभावित हैं। साथ साथ ये प्रमोट करते हैं लिबरल आइडियाल को इंटरनेशनल कोऑपरेशन में और पीस में। ये जो तो मॉडर्न लिबरल जो इंटरनेशनलिस्ट जो विचारधारा है उसको काफी हद तक प्रभावित भी करते हैं।
अब आइए जान लेते हैं क्या की आइडियाज हैं लिबरलिज्म के यानी उदारवाद के इंटरनेशनल रिलेशंस में। लिबरिस्ट जो थ्योरी है, लिबरल थ्योरिस्ट है, उनका स्ट्रांग फेथ है ह्यूमन रीजन्स पे, यानी मनुष्य जो है तो सोच विचार के कार्य करता है। ह्यूमन एक तार्किक व्यक्ति है, ठीक। लिबरलिस्ट थ्योरी इस बात में भी बिलीव करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस, यानी ह्यूमन्स जो है तो लगातार प्रोग्रेस करते रहे हैं और वो जो व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन के द्वारा शांति स्थापित करने के बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ लिबरल जो थ्योरिस्ट है ये स्टेट सोसाइटी लिंकेज की बात करते हैं। जब हम लोग रियलिस्ट को पढ़ रहे थे तो स्टेट्स को ही केंद्र में रखकर स्टडी कर रहे थे, लेकिन जो लिबरल थ्योरिस्ट है वो स्टेट सोसाइटी दोनों को लिंक करते हैं और ये कहते हैं कि जो क्लोज कनेक्शंस पाया जाता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिक्स एक साइड और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दूसरी साइड अगर रखा जाए तो दोनों में हमें क्लोज कनेक्शंस दिखाई देता है। साथ ही साथ जो लिबरल थ्योरिस्ट है ये प्लूरलिस्ट हैं। इनका मानना है कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है या वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें केवल स्टेट एक एक्टर नहीं होता बल्कि मेनी एक्टर्स पाए जाते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ये एग्जांपल्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एनजीओज हैं यानी नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल्स के, वो सभी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं किसी भी स्टेट्स के बिहेवियर को इंटरनेशनल सिस्टम में। लिबरल थ्योरिस्ट जो हैं वो फ्री ट्रेड के बारे में बात करते हैं। इनका मानना है कि जो फ्री ट्रेड होता है इससे इंटरडिपेंडेंस स्टेट्स के बीच बढ़ती है जिससे जो वार होने की संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ जो लिबरल थ्योरिस्ट हैं ये इंस्टीट्यूशंस को भी काफ़ी महत्व देते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन पर इनका काफ़ी भरोसा है। अब हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ लिबरलिज्म है उसको एक एक करके स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले की जो लिबरल थॉट था उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एम्फेसिस जो रहता है वो इंडिविजुअल रेशनैलिटी पर रहता है, लिबर्टी पर रहता है और कोऑपरेशन पे यानी सहयोग पे रहता है। ये इनका मानना है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो रेशनल बीइंग होंगे, तार्किक व्यक्ति होते हैं। जो डिसीजंस जो लेते हैं वो अपने गुड्स को ध्यान में रखकर लेते हैं, क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है। उनका मानना है कि जो रेशनैलिटी होती है, तार्किकता होती है मनुष्यों के अंदर, वो कोऑपरेशंस को बढ़ाती है। इन कॉमन इंटरेस्ट जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं दो स्टेट्स के या लोगों के, उनमें उनमें सहयोग को बढ़ाते हैं। ये डोमेस्टिक लेवल पे भी हमें देखने को मिलता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है। जो क्लासिकल लिबरलिजम्स थे ये थिंकर्स वो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी को सेंट्रल में रखकर बातचीत करते हैं, आइडियाज देते हैं। साथ ही साथ ये एडवोकेट करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस का इन पर्सनल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स में। अगर प्रमुख विचारक को देखा जाए क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत तो जॉन लॉक का नाम आ जाता है जो नेचुरल राइट और लिमिटेड गवर्नमेंट का विचार देते हैं। एडम स्मिथ का नाम आता है जो फ्री मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट देते हैं। जेरमी बेंथम का नाम आता है जो यूटिलिटेरिज्म फिलॉसफी देते हैं जिसमें वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल्स भी देते हैं। वुडरो विल्सन का नाम आता है क्लासिकल लिबरलिज्म में जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और लीग ऑफ नेशंस की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उनके विचारों से होती है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये फाउंडेशनल है मॉडर्न लिबरल थॉट के, जो एडवोकेट करते हैं कि जो मनुष्य होते हैं या स्टेट्स होते हैं वो रेशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट्स की वकालत करते हैं, ये फ्री मार्केट की वकालत करते हैं और कहते हैं कि जो इंटरनेशनल है वो सहयोग पर आधारित होना चाहिए, कोऑपरेशंस पे आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लिबरलिज्म है वो है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। ये इमर्ज होता है लेट 19th सेंचुरी और मिड 20th सेंचुरी तक हमको देखने को मिलता है। इसमें रिचर्ड कोबडेन प्रमुख रूप से आते हैं विचारक जो एडवोकेट करते हैं ग्लोबल इंटरेक्शंस बियॉन्ड द स्टेट एक्टर्स, यानी स्टेट एक्टर्स के अलावा भी जो इंटरेक्शंस है या इन्फ्लुएंस है अदर एक्टर्स का को भी ये आइडेंटिफाई करते हैं। कार्ल ड्यूश हैं ये डेवलप करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी का। जॉन बर्टन है ये कोबेव मॉडल जो है ग्लोबल इंटरेक्शंस का उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट को हम आगे स्लाइड में देखेंगे ध्यान से। एडवोकेट
एडवोकेट करते हैं जो सोशल लिबरलिज्म है, ये प्लूरलिज्म को इंटरनेशनल रिलेशंस में बताते हैं कि प्लूरलिज्म पाए जाते हैं, यानी कई ग्रुप होते हैं या सोसाइटीज में कई सोशल ग्रुप्स होते हैं जो स्टेट्स के बिहेवियर्स को प्रभावित करते हैं। इनका फोकस रहता है सोशल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स पर, ना कि केवल स्टेट्स को ध्यान केंद्र में रखकर ही नहीं, बल्कि अन्य जो अदर एक्टर्स हैं उनको भी ये इंपॉर्टेंस देते हैं। ये रिजेक्ट करते हैं जो रियलिज्म की विचारधारा है, जो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं उसको। ये एम्फेसिस करते हैं ट्रांसनेशनल नेटवर्क और प्राइवेट जो एक्टर्स हैं उस पे। ट्रांसनेशनल जो नेटवर्क है वो हाईलाइट करते हैं कुछ की पॉइंट्स को। इसमें हम देख सकते हैं प्राइवेट ग्रुप्स एंड सोसाइटी आर की एजेंट्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्टेट के अलावा प्राइवेट जो ग्रुप्स होते हैं और जो सोसाइटीज होती हैं वो भी काफ़ी हद तक इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित करती हैं, इनका ये मानना है। साथ ही साथ ये मानते हैं कि जो इंटरेक्शंस पाया जाता है बिटवीन पीपल अक्रॉस द सोसाइटी आर नेचुरली कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली। वो कोऑपरेटिव होता है यानी सहयोग पर आधारित होता है, फ्रेंडली होता है। तो डिफरेंट सोसाइटी में हमको जो लोग मिलते हैं उनके बीच जो संबंध होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, सहयोग पर आधारित होता है। इसी कारण इंटरनेशनल रिलेशंस में भी वो काफ़ी कोऑपरेशन हमको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये मानते हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से चीज़ें आ जा सकती हैं या कल्चर का आसानी से प्रभाव हो सकता है, उससे क्या होता है पीसफुल रिलेशंस बने रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और साथ-साथ ये कहते हैं कि ये जो है तो लीड करते हैं द फॉर्मेशंस ऑफ ग्लोबल सोसाइटी। इस तरह से अगर इंटरकनेक्शंस बढ़ता है लोगों के बीच, क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क मजबूत होता है, ट्रांसनेशनल नेटवर्क बढ़ता है, तो ग्लोबल सोसाइटीज का निर्माण होने में मदद करता है। इनके की कॉन्सेप्ट जो थे सिक्योरिटी कम्युनिटी का, जिसको कार्ल ड्यूश देते हैं 1957 में। ये कहते हैं कि जो रेगुलर इंटरेक्शंस होता है लोगों के बीच वो शेयर्ड सेंस ऑफ कम्युनिटी को बढ़ाता है, मजबूत करता है, जिससे जो वार होने की या कॉन्फ्लिक्ट की जो संभावना है स्टेट्स के बीच वो काफ़ी कम हो जाती है। कोप वेब मॉडल जॉन बर्टन देते हैं अपनी पुस्तक वर्ल्ड सोसाइटी में 1972 में। इनका मानना है कि जो ग्लोबल इंटरेक्शंस होता है वो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रुप के बीच पाया जाता है, जो एक को वेब मॉडल बनाता है, यानी कि एक मकड़ी के जाला जिस तरह होता है उस तरह का एक को वेब मॉडल ये विकसित करने की बात करते हैं, वो बनता है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी है इसमें प्रमोट होता है इंटरकनेक्टेडनेस, जिससे रिड्यूस होता है पॉसिबिलिटी ऑफ जो वार होता है, युद्ध की जो संभावना है वो कम होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखें जो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है वो आर्गू करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पीपल टू पीपल कनेक्शंस होता है, ये इनहेरेंट होता है, ये कोऑपरेटिव होता है, ये स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को मजबूत करता है, सहयोग पर आधारित करता है। साथ ही साथ इनका जो मानना है कि जो वर्ल्ड है ये मोर ट्रांसनेशनल नेटवर्क होगा तो ज़्यादा ही मोर जो है तो पीसफुल होगा, यानी अधिक शांति हमको देखने को मिलती है। ये इस प्रकार की इंटरडिपेंडेंस और म्यूचुअल सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात करते हैं। नेक्स्ट जो थिंक टाइप है वो फंक्शनलिज्म है लिबरलिज्म का। इसको डेवलप डेविड मित्रेनी और अर्नेस्ट हॉर्न जो करते हैं। इनका ये आर्गू करते हैं कि जो कोऑपरेशंस होता है वो केवल एक सेक्टर्स में अगर कोऑपरेशंस होता है तो वो अदर सेक्टर्स में भी कोऑपरेशंस को बढ़ाता है। इनका मानना है कि जो इकोनॉमिक कोऑपरेशंस होता है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखा जाता है पॉलिटिकल कोऑपरेशंस में। इनका मानना है कि जो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी प्रकार के कोऑपरेशंस का वो क्रिएशन करना होता है सुपर नेशनल अथॉरिटी, जैसे यू है यूरोपियन यूनियन। तो एग्जाम्पल के रूप में यू को देख सकते हैं, यू का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इसी विचारधारा को लेकर हुआ है कि जो एक सेक्टर में अगर कोऑपरेशन हो रहा है तो उसको हम कई सेक्टर्स में देखने को मिलता है उसका कोऑपरेशन। तो ये इसकी जो शुरुआत होती है 1952 में, एक फॉर्मेशन होता है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। इसका एम होता है इकोनॉमिक रिवाइव करना और प्रिवेंट करना, जो किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको रोकना होता है। और इसको ये जो रोकने की बात करते हैं ये ट्रेड, कल्चर एंड कम्युनिकेशंस के थ्रू करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार देखें तो जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी इसके जो सक्सेस था ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशंस में देखा गया है यूरोपियन नेशंस में। यूरोपियन जो यूनियन की स्थापना होती है वो 1993 में होती है, जिसमें कॉमन पॉलिसीज बनती हैं एग्रीकल्चर को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, करेंसी को लेकर, जो इसके मेंबर स्टेट्स होते हैं उनको। तो इस प्रकार देखें तो जो यूरोपियन यूनियन है वो रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियंस को।
अगर हम देखें तो ये यूरोपियन यूनियन है, ये पूलिंग ऑफ सोवरेनिटी पर आधारित है, यानी कि जो फंक्शनलिज्म है वो सपोर्ट करता है पावर शेयरिंग को जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच, ना कि कोई स्टेट इसमें अपनी सोवरेनिटी को सरेंडर नहीं करता, अपनी संप्रभुता को त्यागता नहीं, यानी सबकी सोवरेनिटी बनी होती है, केवल वो जो फील्ड होते हैं जैसे इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर उसमें पावर शेयरिंग का काम करते हैं। तो स्टेट रिटेन सोवरेनिटी व्हाइल कोऑपरेटिंग टू अचीव म्यूचुअल बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए ये कोऑपरेशंस करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लिबरलिज्म है वो इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म है। ये इमर्ज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 1970s के दशक में, डेवलप किया जाता है रॉबर्ट कोहेन के द्वारा और जोसेफ एस नाई के द्वारा। ये भी म्यूचुअल डिपेंडेंसी की बात करते हैं एमंग द स्टेट्स एंड नॉन स्टेट्स एक्टर्स, यानी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच म्यूचुअल डिपेंडेंस पाया जाता है। इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये कोलैबोरेशंस पे कार्य करता है एमंग द वेरियस एक्टर्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पाए जाते हैं। इनका मानना है कि जो इंटरडिपेंडेंस राइज होता है ये ट्रांसनेशनल फ्लोज की वजह से होता है, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जो मटेरियल्स है या सामान है या लोगों के कल्चर्स है उसके कम्युनिकेशंस के माध्यम से जो फ्लो होता है उससे जो होता है इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती है, जैसे मनी, पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड कम्युनिकेशंस का जो ट्रांसफर होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ये रियलिस्ट की विचारधारा के विपरीत है। रियलिस्ट विचारधारा प्रायोरिटीज देती है स्टेट सोवरेनिटी को और पावर पॉलिटिक्स को, जबकि ये ट्रांसनेशनल फ्लो की बात करते हैं मनी, पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड कम्युनिकेशंस की। कोहेर और नाई जो है तो आइडेंटिफाई करते हैं तीन मेन फीचर्स इंटरनेशनल जो इंटरडिपेंडेंस है उसके। ये अपनी बुक पावर एंड इंटरडिपेंडेंस में देते हैं जो 2001 में पब्लिश्ड होती है। पहला ये जो बात करते हैं फैक्टर्स की वो मल्टीपल चैनल ऑफ कनेक्शंस की बात करते हैं। इनका मानना है कि जो लिंक इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें कई तरह के हमको कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो स्टेट्स के बिहेवियर्स को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ये कहते हैं लिंक सोसाइटीज थ्रू, सोसाइटी जो लिंक होती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जो ये फॉर्मल टाइज बनते हैं, फिर नॉन गवर्नमेंटल जो इंडिविजुअल्स हैं इसको इनफॉर्मल टाइज के रूप में देखा जा सकता है, और ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ग्लोबल नेटवर्क्स हैं, उनके थ्रू ये कनेक्शंस बनता है, लिंक बनता है सोसाइटीज में। ये हाईलाइट करते हैं रोल ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स को, यानी ये जो फीचर्स है मल्टीपल चैनल ऑफ कनेक्शंस का वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं उनके रोल्स को दिखाता है। दूसरा इनका जो फीचर्स है वो है मल्टीपल इश्यूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई फिक्स्ड इश्यूज नहीं होते, कोई नो फिक्स्ड हायरार्की ऑफ इश्यूज यहाँ पाई जाती है। जैसे रियलिज्म है उनका मानना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें स्टेट जो होती है सिक्योरिटी, मिलिट्री कंसर्न को लेकर ज़्यादा या पावर पॉलिटिक्स को लेकर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि जो न्यू इंटरडिपेंडेंस जो लिबरलिज्म है उनका मानना है कोई फिक्स्ड हायरार्की ऑफ इश्यूज नहीं पाया जाता है। ये रिकॉग्नाइज करते हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज कैन हैव ए ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, यानी डोमेस्टिक पॉलिसीज का भी ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये चैलेंज करते हैं स्टेट सेंट्रिक जो अप्रोच है रियलिस्टिक विचारधारा का उसको भी। साथ ही लिंकेज स्ट्रेटजी इनका तीसरा मेन फीचर है। ये मानते हैं कि जो नेशनल इश्यूज होते हैं वो लिंक होते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स से। एग्जांपल्स के रूप में देख सकते हैं जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस अगर किसी एक कंट्री में हमको देखने को मिलती है तो उसका प्रभाव हमें ग्लोबल इकोनॉमी में देखने को मिलता है। लिबरलिस्ट जो थॉट है ये आर्गू करते हैं कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो नेसेसरी होता है कोई भी जो ग्लोबल चैलेंज आते हैं उसको एड्रेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लिबरलिज्म है वो रिपब्लिकन लिबरलिज्म है। ये इंस्पायर्ड होता है इमानुएल कांट और माइकल डोएल से। इनका जो सेंट्रल आइडिया है डेमोक्रेटिक पीस थेसिस है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, डेमोक्रेसीज होती हैं, डू नॉट गो टू वार विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से युद्ध में भाग लेने से भाग नहीं लेना चाहती, ये युद्ध नहीं करना चाहती। इनका मानना है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो रिजॉल्व करती हैं कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल तरीके से एट डोमेस्टिक लेवल, और इसका इन्फ्लुएंस हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी या इंटरनेशनल बिहेवियर पर भी दिखाई देता है। रिपब्लिकन लिबरलिज्म का मानना है कि जो गवर्नमेंट्स होती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये अकाउंटेबल होती है अपने सिटीजन्स के लिए, जिसके कारण वो वार को अवॉइड करने कोशिश करती हैं अदर डेमोक्रेसीज के साथ। डेमोक्रेसीज जो होती हैं ये कॉमन वैल्यूज पर आधारित होती हैं जिससे जोन ऑफ पीस का निर्माण होता है, यानी पैसिफिक यूनियन का निर्माण होता है, जैसा कांट्स जो तो इमानुएल कांट्स बताते हैं पीस फेडरेशंस की स्थापना करने की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एंड कम्युनिकेशंस
प्रमोट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंट करता है जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, युद्ध होता है या संघर्ष होता है दो कंट्रीज के बीच, उसको भी रोकने में मदद करता है। रिपब्लिकन लिबरलिज्म का मानना है कि जो पीस होता है, शांति होता है, ये डेमोक्रेसीज कंट्रीज के बीच होता है, जिससे इकोनॉमिक कोऑपरेशंस भी बढ़ता है। कांट जो है तो स्पिरिट ऑफ कॉमर्स बताते हैं, कहते हैं कि जो ट्रेड होता है उसके द्वारा क्या होता है, शांति स्थापित होती है और म्यूचुअल बेनिफिट्स भी होता है एक दूसरे कंट्रीज को। उनका मानना है कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज क्या करते हैं, प्रमोट करता है पीस को, शांति को, जिससे दोनों कंट्रीज का बेनिफिट्स होता है। चैलेंज करते हैं ये रियलिज्म की जो विचारधारा है, जो पावर बैलेंस की बात करते हैं, रियलिस्ट विचारधारा, और ये जो तो पीस की बात करते हैं, ना कि डोमेस्टिक गवर्नेंस, ठीक है। एडवोकेट करते हैं ये ग्लोबल प्रमोशंस ऑफ डेमोक्रेसी की, यानी कि इनका मानना है कि जितनी ज़्यादा डेमोक्रेसीज होंगी उतनी ही कम पॉसिबिलिटीज हो जाएगी वार की, ताकि जो पीस है उसको अचीव किया जा सके। फिर आता है नेक्स्ट जो विचारधारा है, वो टाइप ऑफ लिबरलिज्म है, वो नियो लिबरलिज्म है। ये इमर्ज होता है रिस्पांस टू नियो रियलिज्म के, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पाया जाता है। ये जो विचारधारा इमर्ज होती है, इसमें दो प्रमुख थिंकर्स हैं जिनकी पुस्तक पब्लिश होती है, जिसमें रॉबर्ट कोहेन की पुस्तक है आफ्टर हेजेमनी, कोऑपरेशन एंड डिस्कार्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1984 में पब्लिश होती है, और रॉबर्ट एक्सलॉर्ड जो पुस्तक लिखते हैं द एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन। इन दोनों की पुस्तक के बाद नियो रिविजम जो तो इमर्ज होकर सामने आता हुआ दिखाई देता है। इनकी जो विचारधाराएं थी या जो न्यू लिबरलिज्म है, वो प्रभावित है, इन्फ्लुएंस है गेम थ्योरी से, रेशनल चॉइस थ्योरी से और पब्लिक चॉइस थ्योरी से। अगर की फीचर्स की बात करें नियो लिबरलिज्म की, तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म की से अलग नियो लिबरलिज्म जो है तो एक्सेप्ट करता है जो इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की पाई जाती है। जिस प्रकार जो रियलिज्म वाले विचारधारा है, उनका भी मानना था कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है वहाँ पर एनार्की पाई जाती है, उसी प्रकार नियो लिबरल भी ये मानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की पाई जाती है, लेकिन ये रिजेक्ट करते हैं कि ये जो एनार्की है ये कॉन्फ्लिक्ट को लीड करती है। इनका मानना है कि स्टेट रेशनल एक्टर होते हैं और वो सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर जो है तो कार्य करना चाहते हैं, अपने स्टेट्स के इंटरेस्ट को मजबूत करना चाहते हैं, जिसके कारण ये कोऑपरेट करते हैं इस एनार्किक जो सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम उसमें भी। तो इनका मानना है कि स्टेट कोऑपरेटिव होते हैं, यानी सहयोगात्मक होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये जो तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी भरोसा दिखाते हैं, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी महत्व देते हैं। इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है वो रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी को और एनार्की को, जिससे जो हमें कोऑपरेशंस देखने को मिलता है, हमको सहयोग देखने को मिलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। उनका मानना है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनकी कुछ की फंक्शंस होते हैं, जैसे ये इनकरेज करते हैं कम्युनिकेशंस को, जैसे प्रोवाइड करते हैं फोरम ऑफ निगोशिएशन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। साथ ही साथ ये प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी को, ट्रस्ट को बढ़ाते हैं जो स्टेट्स हैं। ये सेव करते हैं एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स को, किस प्रकार से स्टेट्स के रूल्स कानून्स होंगे इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्रिएट करते हैं स्टेबिलिटी को, प्रेडिक्टेबिलिटी को, किस तरह से स्टेट्स बिहेव करेंगे। फैसिलिटेट करते हैं रेसिप्रोसिटी एंड बार्गेनिंग को स्टेट्स के बीच। ये हेल्प करते हैं स्टेट्स को कॉन्फ्लिक्ट को या किसी भी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में पीसफुल तरीके से। तो ड्यू टू इट्स फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा दिखाते हैं, तो नियो लिबरलिज्म को आल्सो जो है तो कहा जाता है नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी इनको कहा जाता है। इनका मानना है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ओवरकम करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जो प्रिजनल डायलेमा पाया जाता है स्टेट्स के प्रति कि एक स्टेट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है तो अदर स्टेट जो है तो उसके प्रति अलग तरह से देखता है, तो वो प्रिजनल जो डायलेमा है उसको दूर करने में कोशिश करता है, मदद करता है इंस्टीट्यूशंस। और साथ साथ जो सिक्योरिटी डायलेमा है इसको भी दूर करने की, एक स्टेट अगर कोई भी सिक्योरिटी अगर वेपन्स इकट्ठा कर रहा है या न्यूक्लियर विस्फोट करता है, परमाणु बम बनाता है, तो उसका जो है तो प्रभाव दूसरे स्टेट्स पे भी हमको दिखाई देता है, वो अपने सिक्योरिटी के प्रति कंसर्न हो जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी डायलेमा है उसको भी दूर करने में मदद करते हैं ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो। जिससे क्या होता है स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन बढ़ता है, कोऑपरेट करते हैं स्टेट्स।
अगर हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें तो ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल्स एंड ह्यूमन नेचर्स पर, जबकि जो नियो लिबरल है ये फोकस करते हैं स्टेट्स और इंस्टीट्यूशंस पर। जो लिबरलिज्म है ये हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशंस देते हैं जो इवेंट्स होते हैं उनको, जबकि नियो लिबरल जो है ये अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चरल एंड गेम थियोरेटिकल एनालिसिस को। अब आइए हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं रियलिज्म और लिबरलिज्म में जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पाया जाता है। तो एस्पेक्ट की बात करें तो अगर रिलीजन के व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर्स को देखें तो रिलीजन जो है वो मानते हैं कि जो ह्यूमंस का बिहेवियर होता है अनचेंजिंग होता है, ये सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं और इनहेरेंट इविल होते हैं, इनके अंदर बुराइयां पाई जाती हैं। यानी ह्यूमन का नेचर ये निराशावादी देखते हैं, जबकि जो लिबरलिज्म है ये पॉजिटिव जो तो ह्यूमंस का नेचर्स देखते हैं। ये कहते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर होता है वो ईवर चेंजिंग ह्यूमन नेचर्स होता है, ये प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। फोकस की बात करें तो रियलिज्म जो है ये सर्वाइवल, सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव पावर्स की बात करते हैं। यानी इनका मानना है कि स्टेट्स का मेन एम होता है अपने आप को सर्वाइव करना, अस्तित्व को बनाए रखना, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना और जो पावर पॉलिटिक्स है, पावर के लिए जो संघर्ष है उसको करना। जबकि जो लिबरल विचारधारा है या थ्योरी है वो कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस पर फोकस करती है। नेशनल इंटरेस्ट की बात कर जाए तो रियलिज्म जो है तो डिफाइन करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को इन टर्म ऑफ पावर, जबकि जो लिबरल हैं वो डिफाइन करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को इन टर्म ऑफ सोशल प्रेफरेंसेस के रूप में। एक्टर्स की बात की जाए आईआर में तो रियलिज्म जो है तो स्टेट्स को सोल एक्टर मानते हैं, कि इनका मानना है स्टेट्स ही केवल एक्टर मेन भूमिका निभाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। जबकि लिबरलिज्म का मानना है कि मल्टीपल एक्टर्स पाए जाते हैं, मल्टी मॉडल रिलेशनशिप पाया जाता है। स्टेट्स के अलावा अदर कई सारे एक्टर्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स के बिहेवियर्स को तय करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। स्टेट्स की नेचर की बात की जाए तो रियलिज्म का मानना है कि स्टेट का नेचर अनचेंजिंग होता है, जो ह्यूमन नेचर्स का परिणाम होता है, जबकि लिबरलिज्म का मानना है कि ह्यूमंस का स्टेट का जो नेचर होता है वो वेरी करता है डोमेस्टिक सोशल कॉन्फ़िगरेशंस पे, यानी वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस प्रकार से है उसको उस हिसाब से वेरी करता है और अदर फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी स्टेट्स के नेचर्स को। कि इशू की बात की जाए तो रियलिज्म जो है वो हाई पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हाई पॉलिटिक्स यानी सर्वाइवल की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जबकि लिबरलिज्म को देखें तो ये लो पॉलिटिक्स की बात करती है, सोशियो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल जो इश्यू हैं उनमें कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। अगर की प्रोपोनेंट देखा जाए मेन मेन थिंकर्स तो रियलिज्म के मेन थिंकर्स हम लोग मार्गेंथाउ, ई.एच. कार, केनेथ वाल्ट्ज, रेनोल्ड नेवर, जॉन मर्साइमर्स को मान सकते हैं। जबकि लिबरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोपोनेंट हैं वो उनमें नाम इमानुएल कांट का आता है, जेरेमी बेंथम का आता है, वुडरो विल्सन का नाम आता है, कार्ल ड्यूश का नाम आता है, रॉबर्ट कोहेन का नाम आता है, जोसेफ नाई का, डेविड मित्रेनी का। तो ये प्रमुख जो प्रोपोनेंट हैं वो हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ वहाँ पर डेली एमसीक्यूज होते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।